24 नवंबर साल 1971 पोर्टलैंड से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है सिएटल वाशिंगटन जाने के लिए। उसी प्लेन में करीब 40 साल का एक आदमी प्लेन के पिछले सीट पे बैठा हुआ होता है। एंड अभी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए बस कुछ ही मिनट्स हुए होते हैं कि ये जो पीछे बैठा हुआ बंदा होता है ये एयर होस्टेस को एक लेटर देता है। एयर होस्टेस को लगा कि वो बंदा कोई बिजनेसमैन है और उससे फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन जैसे उसने लेटर खोला उसके होश उड़ गए। उस लेटर में लिखा था, मैडम मेरे पास बॉम्ब है, प्लीज मेरे पास आकर बैठिए और जैसा कहता हूँ वैसा करिए। इसको पढ़ते ही उस फ्लाइट अटेंडेंट की मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो फ्लाइट अटेंडेंट उसके पास जाकर बैठती है, वो अपनी डिमांड रखता है और कहता है कि नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड कराया जाए और उसमें फिर से फ्यूल भरा जाए। इसके साथ उसने $2 लाख और 4 पैराशूट्स की भी डिमांड की। उसकी ये सारी विश पूरी की जाती है एंड वहाँ से फिर प्लेन टेक ऑफ करता है, जिसके बाद वो पैसे लेकर उड़ती प्लेन से ही कूद जाता है एंड उसके बाद वो इंसान कभी भी नहीं दिखता। आज इस घटना को 50 साल हो चुके हैं और उस बंदे की मिस्ट्री आज भी अनसॉल्व है। ये कहानी है डीबी कूपर की एंड आइए इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आखिर कौन था ये डीबी कूपर, FBI इसको तलाशने के लिए किस हद तक गई थी एंड सबसे इम्पोर्टेंट डीबी कूपर की मिस्ट्री आज तक अनसॉल्व्ड क्यों है। Hijacker carrying a briefcase which held explosives. He asks for $200,000 and 4 parachutes. DB Cooper. DB Cooper. DB Cooper. कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर साल 1971 को। अमेरिका में करीब उस टाइम 2:12 हो रहे थे। उसी टाइम पे सूट बूट पहना हुआ बिजनेसमैन की तरह दिखने वाला एक आदमी पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंटर करता है। जैसे बाकी लोग काउंटर से टिकट ले रहे थे वैसे वो भी अपना 1 वे टिकट लेता है पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए। उस टिकट पर अपना नाम डैन कूपर लिखता है और कैश में $20 पे करता है और बाकी पैसेंजर्स की तरह ये भी प्लेन में चढ़ जाता है। और चूंकि इसकी सीट लास्ट में होती है तो ये अपनी लास्ट वाली सीट पे जाकर बैठ जाता है। इस फ्लाइट में टोटल 42 लोग हैं, जिसमें से 6 क्रू मेंबर्स और 36 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग डैन कूपर। अभी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए सिर्फ कुछ ही मिनट्स हुए थे और इसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में मात्र 30 मिनट्स ही लगने वाले थे, इसलिए कूपर अपने काम में लग जाता है। पहले तो कूपर एक फ्लाइट अटेंडेंट से ड्रिंक मांगता है। Okay. ड्रिंक पीने के कुछ 2 या 4 मिनट्स के बाद अपने पीछे बैठी हुई एक फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस स्कैफनर को कूपर एक लेटर देता है। उस समय पे अकेले ट्रैवल करने वाले आदमी अक्सर फ्लाइट अटेंडेंट को अपना फोन नंबर या होटल रूम नंबर देते थे, इसलिए स्कैफनर ने नोट को अपनी जेब में रख लिया और सोचा ये भी फ्लर्ट कर रहा होगा और इसलिए उसे इग्नोर कर दिया। बट कुछ देर बाद जब फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस स्कैफनर उसके पास से जा रही थी तभी कूपर ने उसे करीब बुलाने का इशारा किया और जब स्कैफनर उसके पास आई तो उसने कहा कि अच्छा होगा नोट पढ़ लो और अपने सूटकेस की तरफ इशारा करते हुए वार्निंग दी कि उसके पास बॉम्ब है। इवन उसने दिखाया भी कि अगर मैंने इस तार को इससे सटाया तो प्लेन बूम। इसके बाद स्कैफनर नोट पढ़ने के लिए गैलरी में गई, उसने उसे दूसरे फ्लाइट अटेंडेंट को दिखाया और दोनों मिलकर पायलट को दिखाने के लिए कॉकपिट की तरफ भागी। अभी तक जो 6 क्रू मेंबर्स थे उन्हें पता चल चुका था कि प्लेन हाईजैक हो चुका है, लेकिन अभी वहां बैठे 35 पैसेंजर्स को ये बात पता नहीं थी। लेटर पढ़ने के बाद पायलट ने तुरंत नीचे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट किया। उन्होंने फिर सिएटल पुलिस से कांटेक्ट किया जिसने FBI को इन्फॉर्म किया। FBI ने एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायूब को तुरंत कॉल किया, जिन्होंने कहा कि उन्हें कूपर की मांगों को मानना चाहिए। एक्चुअली एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायूब किसी भी तरह के बदनामी से बचना चाहते थे, इसलिए बिना वक्त गवाए वो सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। कूपर ने टोटल 3 डिमांड्स रखी। सबसे पहले $2 लाख कैश। आज के डेट में अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाए तो ये करीब $14 लाख बनते हैं, इंडियन रुपीज में करीब 11.67 करोड़। इसके अलावा कूपर ने अपने डिमांड में 4 पैराशूट्स और एयरपोर्ट पे एक रिफ्यूलिंग ट्रक रेडी होना चाहिए ऐसा डिमांड रखा। वापस से फ्लोरेंस ये डिमांड लेकर पायलट के पास जाती है और पायलट एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बताते हैं। यहाँ नीचे FBI फुल कॉन्फिडेंस में बिना वक्त गवाए उसकी बातों को मानते हुए सारी डिमांड्स मान लेती है। FBI को ऐसा लगता है कि वो कूपर को पकड़ ही लेंगे, जाएगा कहाँ। एक बार फिर कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस स्कैफनर से कहा कि जाओ पायलट से कहो जब तक पैसे और पैराशूट्स तैयार नहीं हो जाते तब तक प्लेन हवा में ही रखे। ये मैसेज मिलते ही पायलट ने अनाउंसमेंट की कि
प्लेन में कुछ टेक्निकल इशू आ रही है, इसके चलते लैंडिंग से पहले प्लेन को कुछ देर तक हवा में ही रखा जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक भी किसी भी पैसेंजर को ये बात नहीं पता थी कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। जो प्लेन कुछ 30 मिनट्स में ही पहुंचने वाला था, अब वो अगले 1.5 घंटे तक वहीं एयरपोर्ट के चक्कर लगाते रहता है। इधर नीचे FBI सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट सीरियल नंबर वाइज निकलवा लेते हैं और 4 पैराशूट्स का भी इंतजाम कर लेते हैं। जहाँ पे FBI ने दिमाग लगाना चाहा, उन्होंने सोचा क्यों ना कूपर को डैमेज पैराशूट्स दे दिया जाए ताकि जब वो कूदे तो गिर जाए। बट FBI के जो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने देखा कि 4 पैराशूट्स है, मतलब कूपर किसी पैसेंजर या क्रू मेंबर को अपने साथ किडनैप करके ले जाने वाला है। इसलिए FBI पैसेंजर या क्रू मेंबर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए सारे सही सलामत ही पैराशूट्स देने का फैसला किया गया। खैर उसके बाद करीब शाम के 5:24 पर ग्राउंड टीम के पास कैश और पैराशूट्स रेडी थे, इसलिए उन्होंने उस प्लेन के पायलट कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया और कहा नीचे सब कुछ रेडी है। इधर प्लेन के अंदर से कूपर ने ऑर्डर दिया कि वो प्लेन लैंड होने के बाद एक डोर से अच्छी सी रोशनी वाली एरिया में टैक्सी को बुलाया जिसमें कैश और पैराशूट्स हो। जिसके बाद पायलट ने केबिन लाइट्स को कम कर दिया और ऑर्डर दिया कि कोई भी व्हीकल प्लेन के पास ना आए। पायलट ने ये भी ऑर्डर दिया कि जो आदमी कैश और पैराशूट्स लेकर आ रहा है वो अकेले आए बिना किसी साथी के। और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा बैग और 4 पैराशूट्स दे दिए गए। साथ ही साथ जहाज को रिफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगे पूरी करवाने के बाद कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को प्लेन से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को प्लेन में ही रहने को कहा। जहां पर सिएटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अथॉरिटीज कूपर से नेगोशिएट करना चाह रहे थे, बट कूपर ने बात करने से ही मना कर दिया। इस वक्त तक रात हो चुकी थी और प्लेन एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। कूपर ने अपने साथ बैठी फ्लाइट अटेंडेंट टीना मुगलोन्स के थ्रू पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वह चाहता था कि प्लेन के लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहे, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो और प्लेन को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी सारी डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन प्लेन को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना कम फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। इसलिए पायलट ने प्लेन को रिफ्यूलिंग के लिए कूपर को 2 ऑप्शंस दिए, नेवाडा के रीनो एयरपोर्ट या फोनिक्स एयरपोर्ट। कूपर रीनो एयरपोर्ट पे जाने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। फाइटर जेट्स को प्लेन के पीछे भेजा गया। ये चीज कूपर को पहले से ही पता थी कि FBI इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगी। इसी वजह से कूपर ने प्लेन को 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ने के लिए कहा था, बिकॉज जो फाइटर जेट्स होती है उनका मिनिमम स्पीड ही 1500 किलोमीटर पर आवर का होता है, जिसका मतलब ये है कि ये चाहकर भी उस प्लेन की स्पीड को मैच नहीं कर सकती थी। इसलिए यहाँ फाइटर जेट का आइडिया फेल हो गया। फिर कूपर ने फ्लाइट अटेंडेंट और बाकी केबिन क्रू को कॉकपिट में रहने के लिए ऑर्डर दिया। उस समय कॉकपिट डोर में कोई पीप होल या डोर पर कैमरास नहीं रहते थे, इसलिए क्रू को पता नहीं था कि अंदर कूपर क्या कर रहा होगा। करीब रात के 8 बजे एक रेड लाइट ने वार्निंग दी कि प्लेन का एक दरवाजा खुला हुआ है। पायलट स्कॉट ने इंटरकॉम के थ्रू कूपर से पूछा कि क्या वो कुछ मदद कर सकते हैं। कूपर ने कहा नहीं। ये था डैन कूपर का लास्ट वर्ड जो किसी ने सुना था। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि उसने उस प्लेन से छलांग लगा दी। 10:15 पर प्लेन रीनो नेवाडा में लैंड हुआ। स्कॉट ने इंटरकॉम पे बात की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने कॉकपिट डोर खोल दी और देखा तो केबिन खाली थी। कूपर साथ में सारा पैसा और सारा सामान लेकर गायब था। किसी को कुछ पता नहीं था कि आखिर वो गया तो गया कहाँ। ये सब करते करते 3 घंटे बीत चुके थे एंड जब प्लेन रीनो एयरपोर्ट पे लैंड हो गया था, उसके बाद प्लेन को अच्छी तरीके से चेक किया गया, बट प्लेन में कोई भी नहीं था। अब डैन कूपर को किसी ने भी प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन प्लेन का स्टेयरकेस खुला रह जाने की वजह से ये बात क्लियर थी कि उसने प्लेन से छलांग लगाई है। FBI ने प्लेन में उसका कुछ एविडेंस तलाशने को सोचा तो एक टाई, कुछ सिगरेट्स और एक पैराशूट मिला जो डैन कूपर पीछे छोड़ गया था। एंड जैसे कि मैंने बताया कि प्लेन में कोई कैमरा नहीं था, सो किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू मेंबर से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के हुलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया जो कुछ ऐसा दिखता है। पुलिस ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो हाईजैकर या उसके पैराशूट का कोई ट्रेस तक नहीं मिला। पुलिस ने डैन कूपर के नाम से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी चेक किए ताकि अगर हाईजैकर ने अपना असली नाम यूज किया हो तो पता चल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब वैसे तो उस हाईजैकर का नाम था डैन कूपर, बट एक एक्साइटेड प्रेस मेंबर ने डैन कूपर को DB कूपर लिख दिया। ये छोटी सी गलती एक दूसरे रिपोर्टर के द्वारा रिपीट हुई और ऐसे ही आगे बढ़ती गई, जब तक पूरी
पूरी मीडिया इसे डीबी कूपर के नाम से जानने लगा। मतलब यहाँ पर वो हाईजैकर डैन कूपर से डीबी कूपर बन गया और आगे की बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन में भी उसे डीबी कूपर के नाम से ही जाना जाने लगा। इधर एफबीआई को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया होगा। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट मोड पर था, यानी जिस पाथ पर प्लेन जा रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। प्लेन की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था, साथ ही साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की हेल्प से पता चला कि प्लेन का स्टेयरकेस 8:10 पर खुला था। इन सभी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डैन कूपर यानी डीबी कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डेंस जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ था। एफबीआई टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिला और ना ही कोई ब्रीफकेस मिली। जिस एरिया पर एफबीआई ने ड्रॉप लोकेशन मार्क किया था, इस एरिया में टेम्परेचर बहुत लो होता था, मतलब कि वहाँ पर एक्सट्रीम ठंड पड़ती थी एंड इसलिए सबको यही लगा कि शायद डीबी कूपर मर गया होगा। बट एफबीआई यहाँ भी नहीं रुकी। एफबीआई को चाहिए था प्रॉपर सबूत, इसलिए अब वो पब्लिक से भी हेल्प लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले एफबीआई ने उन $2 लाख नोट्स के सीरियल नंबर को न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करवा दिया जिसको वे लोग कूपर को दिए थे। उनका ख्याल था कि कूपर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर यूज करेगा एंड करेगा तो सीरियल नंबर से पकड़ा जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा नहीं मिला। ऐसे ही 9 साल बीत गए बट कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बट अचानक करीब 9 साल के बाद यानी साल 1980 में क्या हुआ कि एक 8 साल का बच्चा कोलंबिया रिवर पे खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर उससे $20 के 3 नोट्स के बंडल मिले एंड जब वे नोट्स एफबीआई के पास पहुँचता है तो सीरियल नंबर से पता चला कि ये वही नोट्स है जिन्हें डीबी कूपर को दिया गया था। डीबी कूपर के हाईजैकिंग केस में 9 साल के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन ये सुराग केस को सॉल्व करने के बजाय और ज्यादा उलझा कर रख दिया क्योंकि ये पैसे कूपर के ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर मिले थे। पहले ये समझा गया कि ये पैसे पास के ही एक नदी में गिरा होगा जो बहता हुआ इतना दूर आ गया होगा, बट ये पॉसिबल नहीं था बिकॉज नदी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी। एफबीआई के लिए ये मामला उलझता ही जा रहा था। बाद में ये कंक्लूजन निकाला गया कि शायद ये पैसे खुद डीबी कूपर यहाँ आकर गारा होगा एफबीआई को चिढ़ाने के लिए। एंड एक बार फिर से एफबीआई का डीबी कूपर को पकड़ने का मिशन फेल रहा, बट फिर भी एफबीआई जब भी मौका मिलता उसके सस्पेक्ट्स को पकड़ती रहती और कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करती, बट बार बार फेल रहती। 2016 में एफबीआई ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि अब वो डीबी कूपर केस में एक्टिव रिसोर्सेज नहीं लगाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने केस को सॉल्व कर लिया है। इन्वेस्टिगेटर्स बाद में ये कहने लगे कि शायद डीबी कूपर जंप करते वक्त बचा ही नहीं होगा। उनका इनिशियल थॉट था कि वो एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर है, लेकिन अब उनका मानना था कि इतनी खराब मौसम में वाशिंगटन के जंगल में विंटर में वो भी बिजनेस कैजुअल क्लोथ्स में जंप करना किसी एक्सपर्ट के लिए भी बहुत रिस्की है, जिससे लगता है कि शायद वो भी मर गया होगा। बट ये सिर्फ स्पेकुलेशंस थी, इसलिए कुछ कह नहीं सकते थे और इसलिए आज भी एफबीआई डीबी कूपर के सस्पेक्ट्स को पकड़ती रहती है। जिससे हाल ही में इसी मंथ में ये न्यूज आई थी कि विंस पीटरसन नाम के एक बंदे पे शक है कि यही डीबी कूपर है। बट ऑफ कोर्स एक बार फिर से एफबीआई फेल रही और आई थिंक ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा और शायद हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि आखिर डीबी कूपर था कौन। कुछ ऐसे ही और थ्रिलिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इन वीडियोस पे क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।